जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है? जी सर। ठीक है। जी। बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, लेक्चर जी नंबर सर। 8 है। स्टार्ट करते हैं आज की हदीस से। तलबुल इल्मुल फ़रीज़तु अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है, ये बड़ी मशहूर हदीस है। अभी चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने बुलियन अलजबरा और लॉजिक गेट्स कवर करने हैं। जो जो कंटेंट्स इसके हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे वो थे बेसिक डेफिनेशंस थी ऑपरेटर्स की, उसके अलावा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बुलियन अलजबरा क्या होता है, बुलियन अलजबरा के पास्टुलेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और बुलियन अलजबरा के थ्योरम्स कौन कौन से हैं, थ्योरम्स में और पास्टुलेट में डिफरेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी थी हमने कि अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए उसके अंदर ऑपरेटर्स किस तरतीब से हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम हमने जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था। आज हम जो है वो बुलियन फंक्शंस से स्टार्ट करेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बुलियन इक्वेशन क्या होती है, बुलियन इक्वेशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कैसे की जाती है। उसके बाद हम कम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन, कम्प्लीमेंट लेने के कितने तरीके होते हैं किसी भी फंक्शन के, कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं। यहाँ तक इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। उसके बाद जो टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, मल्टीपल इनपुट ऑन गेट्स और डी मॉर्गन्स थ्योरम्स ऑन गेट्स, ये जो टॉपिक है कोशिश करेंगे आज करें। इनमें से ना हुए तो फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं बुलियन फंक्शन से। बुलियन फंक्शन क्या होते हैं? बुलियन फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बुलियन अलजबरे के कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है बुलियन अलजबरा के अंदर वो होती है वेरिएबल। एक होता है वेरिएबल, उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटर, उसके बाद आती है टर्म, उसके बाद एक्सप्रेशन आता है, उसके बाद इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी बुलियन अलजबरा के। वेरिएबल कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स्ड ना हो, उसमें उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये सिंपल अलजबरा के अंदर है, लेकिन जो हमारा बुलियन अलजबरा है उसमें जो वेरिएबल होता है, लेट्स से अगर एक्स है या वाई है, तो उनकी सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी, या तो ज़ीरो होगी या फिर वन होगी। इसी तरह वाई की भी या तो ज़ीरो होगी या वन होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा जी, इन वेरिएबल्स का एक नाम होता है लिटरल, इनको लिटरल भी बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन भी आगे आ जाएगी, लिटरल क्या होते हैं। लिटरल्स, वेरिएबल्स का दूसरा नाम लिटरल्स भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर भी हमने डिस्कस किए थे कल। जो लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं बुनियादी तौर पे वो तीन होते हैं। एंड होता है, उसके बाद और होता है, और नॉट होता है। ये तीन बेसिक ऑपरेटर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फिर इनकी प्रेसिडेंस भी हमने कल पढ़ ली थी। उसके बाद टर्म आती है। टर्म जो है वेरिएबल्स ऑपरेटर की मदद से मिलके टर्म बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल कंबाइंस टू विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर टू फॉर्म टर्म्स। तो टर्म्स जो हैं वो मिलके फिर एक्सप्रेशन बनाती हैं। यानी वेरिएबल ऑपरेटर की मदद से मिलके टर्म बनाएंगे, टर्म्स आपस में मिलेंगी और एक्सप्रेशन बनाएंगी। और जब एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन आ जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यानी इक्वेशन जो है वो एट ए टाइम इक्वेशन भी होती है और एक्सप्रेशन भी होता है वो। ये हैं बेसिक चीज़ें।
अब आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसको हम आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले है बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन अभी आपको बताया कि जो टर्म्स से मिलके बनता है, और टर्म्स में लिटरल्स होती हैं, और लिटरल्स आपस में एक दूसरे से ऑपरेटर्स की मदद से कनेक्टेड होती हैं। उसकी मिसाल देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें जी आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया बुलियन, ये इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको, बुलियन इक्वेशन भी, और बुलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। f इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट z। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन भी है और इक्वेशन भी है। अब इसके अंदर ये जो है लिटरल कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितने लिटरल्स हैं तो कैसे बताएंगे जी बेटा? कितने वेरिएबल्स या कितने लिटरल्स हैं? सर 3 लिटरल है। शाबाश, 3 लिटरल्स हैं और 3 ही तीन वेरिएबल्स तीन हैं। है। 3 ठीक है, वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें y का जो कम्प्लीमेंट है वो कम्प्लीमेंट होके z के साथ क्या हो रहा है? सर एंड 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 हो हो रहा रहा है है। सर। ठीक है, उसका जो आंसर आ रहा है वो x के साथ क्या हो रहा है? और हो रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटर कहलाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये एक टर्म कहलाएगी, ये दूसरी टर्म कहलाएगी। ठीक हो गया, ये टर्म्स हो गई और एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया आपको। अब हमने करना क्या है, ये तो हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन से जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रुथ टेबल। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है? किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन इक्वेशन का ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है, अभी हम वो सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं और कितने आउटपुट वेरिएबल्स हैं। तो कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं बेटा इसके अंदर? इनपुट सर 3 है। 3 इनपुट 3 आउटपुट 1 है। शाबाश, इसमें हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल हैं और 1 आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल बनाने से पहले हम इसका कॉलम बनाएंगे कि हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स में आ गया x, फिर आ गया y, फिर आ गया z। ये इनपुट वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड पे इसके आउटपुट वेरिएबल्स लिख लेंगे। वो कौन से हैं जी? एक ही है, f। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब यस सर क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि एक्स वाई जी के पॉसिबल कम्बिनेशन लिखेंगे। ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन होती है ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, यानी उसमें इनपुट वेरिएबल्स के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन दिए जाते हैं और उसमें हर पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट की वैल्यू आती है वो लिख दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉसिबल कम्बिनेशन, हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हैं तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 8 वो कैसे आया? 8 सर। 8 सर 2 की पावर सर 3 8। शाबाश, 2 की पावर 3 करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। अब ज़रा मुझे 8 इसके पॉसिबल कम्बिनेशन लिखवाते जाएं, वो आपको फिंगर टिप्स मैंने कहा था होने चाहिए। पहला क्या होगा? 0 0 0 शाबाश 0 0 0 शाबाश, नेक्स्ट। 0 0 1 शाबाश, बोलते जाएं बाकी 0 भी। 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 शाबाश, नेक्स्ट। 0 1 0 फिर 0 1 1 0 0 0 नहीं, 0 1 0 के बाद 0 1 1 आता है, ये 3 को डिनोट करता है ना, 3 को। 0 1 शाबाश, 0 1 1 के बाद क्या आएगा? 1 0 0 वेरी गुड, 1 0 0 आ गया। 1 फिर 0 0 1 0 0 ठीक है, फिर 1 0 1 आ जाएगा। 1 0 1 1 0 1 फिर 1 1 0 आ जाएगा। 1 1 0 फिर 1 0 फिर 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 इस तरह से हमने सारे पॉसिबल कम्बिनेशन लिख लिए उनके। अब हर पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए आउटपुट की वैल्यू देखेंगे कि आउटपुट की वैल्यू क्या आती है। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम हर वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और जो आउटपुट की वैल्यू आती जाएगी वो लिखते जाएंगे। तो जब तीनों ज़ीरो होंगे तो बताएं एफ़ क्या आएगा? ये हो जाएगा 0, एक्स भी 0 है, वाई 0, 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 0 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। ठीक है, वाई का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और जी की जगह आ जाएगा 0। तो जब 1.0 होता है तो वो बेसिकली 0 हो जाता है, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। और 0 प्लस 0 क्या होता है जी? 0 होता है। इसका मतलब पहली वैल्यू की जो आउटपुट आ जाएगी वो आपके पास 0 आ जाएगी। 0 दूसरी बताएं क्या आएगी? 1 1 वेरी गुड, 1 आ जाएगी। 1 सर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी?
सर जीरो 0 0 शाबाश, 0 आ जाएगी। फिर 0 वेरी गुड। 0 फिर उसके बाद 0 वन 1 1 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे वन ही है आगे सारी आगे 1 वन का है ही 1 1 ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये आपने जो है ना, हमने ट्रुथ टेबल बनाना सीखा एक्सप्रेशन की मदद से, कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन हमें दिया जाए उसकी मदद से हम ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं। तो अब आपको किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे दी जाए बुलियन, तो आप उससे ट्रुथ टेबल इजीली डिज़ाइन कर सकेंगे। कैसे करेंगे? एक साइड पे इनपुट वेरिएबल्स लिखेंगे, उसके पॉसिबल कम्बिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद आउटपुट वेरिएबल लिख के हर आउटपुट वेरिएबल की आउटपुट जो है उसको मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लीनियर सर्किट। देखें, जब भी कोई डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना होता है ना, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और उस ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, या डायरेक्टली इक्वेशन से भी हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सर्किट डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसका एक्सप्रेशन लिखना। अगर हमें उसका एक्सप्रेशन लिखना आ जाए, एक्सप्रेशन मिल जाए, तो हम उसका सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा बताएं, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, आप इसे सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे? जी, एनी सर आइडिया? 3 आउटपुट देंगे और 1 इनपुट मिल जाएगी। नहीं, उलट कह रहे हैं बेटा आप, 3 इनपुट्स होंगे इसके अंदर। सो 3 इनपुट्स देंगे शाबाश, एक्स वाई और जी। और सेकंड वाले इनपुट को नॉट वेरी सेकंड गुड, वाले को नॉट कर देंगे ठीक है, और सेकंड और थर्ड को और एंड करेंगे, ठीक है, और जो उनके पास आंसर हमारा आउटपुट आएगा उसको हम लोग फर्स्ट वाले के साथ और कर देंगे। वेरी गुड। तो हम बेसिकली ये करेंगे कि एक साइड पे सारे इनपुट वेरिएबल लिख लेंगे, दूसरी साइड पे आउटपुट वेरिएबल लिख लेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन के हिसाब से उनको आपस में मैच करेंगे, या उनको ऑपरेटर के हिसाब से उनके सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे। तो अगर हम देखें कि वाई कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका मतलब वाई के आगे तो नॉट गेट लगेगा, सबसे पहली चीज़ नॉट गेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, अब जो वाई कॉम्प्लीमेंट है वो जी के साथ क्या हो रहा है? जी बेटा, क्या हो रहा है जी के साथ? एंड सर शाबाश, एंड हो रहा है, तो हम एंड का जो है वो गेट लगा देंगे, लॉजिक गेट। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स लेंगे, एक्स डायरेक्टली आ रहा है, तो एक्स डायरेक्टली जो हमारी आउटपुट आई है उसके साथ क्या हो रहा है? और हो रहा है, तो ये इसके उसके साथ साथ और हो हो जाएगा। रहा है। शाबाश, ये और जो आएगा ये हमें एफ आउटपुट मिल जाएगी। तो ये इसका सर्किट डिज़ाइन हो गया। तो हमने सीख लिया कि अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन इक्वेशन दी जाए, तो उससे हम ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं और उससे सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये सीख लिया है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अभी हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी जाए, उससे ट्रुथ टेबल या सर्किट कैसे डिज़ाइन करना है। अब हम ये सीखेंगे, अगर हमें ट्रुथ टेबल दिया जाए उससे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। जी बेटा, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि अगर हमें ट्रुथ टेबल दिया जाए तो उसकी मदद से एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, और अगर एक्सप्रेशन लिखना आ गया तो उससे सर्किट भी डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली उसके दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। उससे पहले हमें लिटरल का पता होना चाहिए कि लिटरल क्या चीज़ होती है। वो अभी आपको मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि लिटरल क्या होती है। तो लिटरल का डिफ़ाइन आप ऐसे करेंगे, अ सिंगल वेरिएबल विद इन अ टर्म दैट मे बी कम्प्लीमेंटेड और नॉट। यानी किसी भी टर्म में अगर कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो वो उसकी लिटरल कहलाती है, ठीक है। एक फ़र्क है लिटरल में और वेरिएबल में, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो ऐसे आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है x प्लस वाई जी। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वेरिएबल कितने हैं तो क्या बताएंगे? 13 शाबाश, 3 है सर। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें लिटरल कितने हैं? 3 शाबाश, 3 है सर। इस इक्वेशन में वेरिएबल भी 3 है। 3 शाबाश, इसमें लिटरल भी 3 है, ठीक है।
अब मैं आपके सामने एक और इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस एक्स वाई। जी, इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 2 वेरी गुड, Sir, two. वेरी गुड, 2 हैं। और लिटरल लिटरल कितने हैं? 3 होंगे शायद। जी 3. जी जी बिल्कुल 3 होंगे, क्योंकि लिटरल को हमने डिफाइन किया है कि किसी भी टर्म में कोई भी वेरिएबल मौजूद हो जिसको हम कंप्लीमेंट कर दें या ना करें, यानी दोनों केसेस मौजूद हैं, चाहे वो कंप्लीमेंटेड हो चाहे नॉन कंप्लीमेंटेड हो, वो लिटरल कहलाएगा। इसका मतलब वेरिएबल तो रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन लिटरल रिपीट हो सकती हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा मैं आपके सामने एक और केस लिखता हूँ, x प्लस एक्स बार जी। ठीक है, अब बताएं इसमें वैल्यूज़ कितनी हैं, सॉरी वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल है। Sir, two variable. वेरी गुड, 2 variables and 3 literals. वेरी गुड। चलें, ये तो क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड लिटरल। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, यूज़ द बुलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन टू प्रोड्यूस सिंपलर सर्किट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इसमें 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कह रहा है कि हम बुलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हैं, किस लिए? सिंप्लीफाई करने के लिए बुलियन फंक्शंस को। जब बुलियन फंक्शंस हमारे सिंप्लीफाई हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा, तो फिर हम उससे सिंपलर सर्किट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखें, आपको कहा था कि किसी भी सर्किट की इक्वेशन होती है, किसी भी सर्किट का ट्रुथ टेबल होता है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पे। अगर किसी सर्किट की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके उसको कम से कम लिटरल में ले जाएं, इसका मतलब उससे जो सर्किट बनेगा वो भी सिंपल होगा। अगर वो सिंपल होगा, इसका मतलब उसमें गेट्स भी कम होंगे, उसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स भी कम होंगी, लेकिन उसकी क्वालिटी वही होगी, यानी आउटपुट वही दे रहा होगा जो हमें रिक्वायर है। तो उस केस में हमारा जो सर्किट नया बनेगा, जो सिंपल सर्किट होगा, उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ेगी, और हमारी क्वालिटी और हमारा जो है वो नाम भी बढ़ेगा, और हम अच्छे इंजीनियर भी कहलाएंगे। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. जी सर। तो ये 3 बातें हैं कि बुलियन अलजेब्रा हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकें, और उसको सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा होगा कि हम सिंपल बुलियन जो हमारे अलजेब्रिक या डिजिटल सर्किट्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकेंगे। जितने वो सिंपल होंगे उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं जी। अब आपके पास एक एग्जांपल है, आपको वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई टू अ मिनिमम नंबर ऑफ़ लिटरल्स, कि हमने सिंप्लीफाई करना है कम से कम लिटरल्स के अंदर। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ़ लिटरल्स, कम से कम लिटरल में लेके आना है। इस टाइम ये 3 लिटरल्स के अंदर है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा कम से कम लिटरल्स में इसको करें, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कोशिश करें, शाबाश, अपने अपने तौर पे। जी बेटा, हो गया? चलें, नहीं हुआ तो अभी देखें कैसे करना है ये। आपको एक जो हमने कल पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो याद होगा। वो क्या कहता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? कि अगर आपके पास x हो और वो एंड हो रहा हो y प्लस जी के साथ, जी, तो ये किसके बराबर आता है, बताएं ज़रा। X and Y और X and Z। शाबाश, ये आ जाएगा एक्स वाई सर एक्स के इक्वल आता है। प्लस एक्स जी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। अच्छा, एक इसका डुअल केस भी था, उसमें ये था कि इसके अंदर x प्लस था और साथ y डॉट जी था। अब इस केस में वही काम करेंगे कि पहले x को y के साथ और करेंगे, फिर x को z के साथ और करेंगे, तो वो हो जाएगा x और y और x और z। ठीक है, और ये आपस में हो जाएंगे एंड। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई?
जी बेटा समझ आ रही है? यस सर। ये दोनों हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दो केसेस हैं। अब इसमें ये नीचे वाला अप्लाई होगा, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें ये नीचे वाला जो है ना वो वाला केस अप्लाई करेंगे। अब देखें ज़रा, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब x पहले और होगा x कम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, उसके बाद दरमियान में एंड आ जाएगा, फिर x जो है ये और होगा y के साथ, ठीक है। अब ये आपको पता है कि x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है जी? 1 के। वेरी गुड, ये चीज़ हो गई आपकी 1, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई को जब हम 1 के साथ एंड करेंगे तो 1 जिसके साथ भी एंड होता है वो उसको वही चीज़ आ जाती है, तो x प्लस वाई ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मिनिमम 2 लिटरल्स में आ गया। अब ये जो आंसर आया ये मिनिमम लिटरल में कितनी में हो गया? 2 लिटरल्स में, ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये 3 लिटरल्स में था। यस सर इस पे क्लियर। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने से हमें ये 2 लिटरल्स में आंसर मिल गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सर्किट डिज़ाइन करें तो इसका सर्किट कैसा होगा? x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट y का, वो हो जाएगा, आप x एक इनपुट लेंगे, सर पहले x का हाँ कॉम्प्लीमेंट जी लेंगे, शाबाश, वो y के साथ एंड होगा। x का कम्प्लीमेंट यानी नॉट गेट लगेगा, फिर एक डायरेक्ट y लेंगे, उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को और y को हम लोग आपस में एंड करेंगे, ठीक है। और जो एंड होगा वो एंड फिर बाद में और होगा डायरेक्टली x के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा, ये हमारा f आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? जी बेटा, आवाज़ आ रही है? हेलो, बच्चे आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर आ रही है आवाज़। यस सर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इस वाले सर्किट, इस वाली इक्वेशन का सर्किट हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम जो हमने 2 लिटरल्स में मिनिमाइज़ किया उसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। उसमें हमारे पास एक x होगा और एक y होगा, ठीक है। और वो x और y जो हैं दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? और शाबाश, और हो रहे हैं। और तो ये हमारे पास f आ गया। अब ज़रा मुझे बताएं, दोनों हमारे जो सर्किट हैं वो सेम काम कर रहे हैं, दोनों की इक्वेशन और आउटपुट सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें 3 गेट्स यूज़ हो रहे हैं और एक गेट लेट से 2 रुपये का है। तो ये ऊपर वाले पे ख़र्चा कितना आया? 6 रुपये, ठीक है, 6 रुपीज़ इस पे इसके एक्सपेंस आ गए। और नीचे सिर्फ कितने में आया खर्चा? 2 रुपीज़। तो अब बताएं कि कितने टाइम कॉस्ट इफेक्टिवनेस हुई है? 3 टाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव हो गया हमारा सर्किट, जस्ट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने से। क्लियर हो गया बेटा? तो ये है इस अलजबरी का फ़ायदा जो बुलियन अलजबरा हमने पढ़ा है, कि हम उसके थ्योरम्स और उसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनको यूज़ करके किसी भी डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हम ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट लेने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दें उस फंक्शन के ऊपर जिसका कंप्लीमेंट लेना है। उसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास ये फंक्शन दिया गया है f इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो जब हम इस पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो हम दोनों साइड्स का कंप्लीमेंट ले लेंगे। जब कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा? जी बेटा बताएं। सर ये हो जाएगा, इनका अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और आ जाएगा उन सबके साथ। शाबाश, f का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसके बाद a का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये जो और है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड में। शाबाश, एंड में एंड में हो जाएगा। उसी तरह b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर एंड आ जाएगा, और फिर c का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक स्टेप के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अगर कंप्लीमेंट लेना हो डी मॉर्गन के तरीके से एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप डुअलिटी प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करें, यानी सेम वही फंक्शन होगा, हम उसको डुअलिटी प्रिंसिपल से करेंगे, लेकिन एक स्टेप में डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, दूसरे में लिटरल के कंप्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टेप से करें तो ये 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि हम इनके जो हैं वो फंक्शंस के डुअलिटी की मदद से इनके ऑपरेटर चेंज कर देंगे। तो जहाँ जहाँ ऑपरेटर होंगे वो रिवर्ट हो जाएंगे पहले स्टेप में, ठीक है। तो जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में यानी एंड में चला गया, और जो है वो एंड में, और एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया डुअलिटी वाला। दूसरे स्टेप में हम जो लिटरल्स हैं उनके कंप्लीमेंट लगा देंगे। तो जो जो लिटरल्स इसमें आ रही थी उन सब के कंप्लीमेंट आ जाएंगे, यानी ये जो एफ ए और बी और सी जितने भी हैं इनके ऊपर बार आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम है, लेकिन डी मॉर्गन में हमने एक स्टेप में कर लिया है, जबकि डुअलिटी प्रिंसिपल में हमें 2 स्टेप्स में ये हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कंप्लीमेंट लेने के 2 तरीके हैं, एक डी मॉर्गन थ्योरम और दूसरा डुअलिटी प्रिंसिपल का। ये क्लियर है बेटा सबको? बेटा आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, जी सर क्लियर है, ठीक है। यस सर। बोला करें ना बेटा, साथ साथ पता चले जी। नेक्स्ट अब हम आते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स की तरफ। ये वो टॉपिक था जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने एक तरीका क्या किया, हमने बुलियन एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाना सीखा, ट्रुथ टेबल। अब हम इसका रिवर्स करने जा रहे हैं कि ट्रुथ टेबल हमें दिया होगा और हमने उसका एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो उस एक्सप्रेशन को लिखने के 2 तरीके हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है उसकी कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है जी, कैनोनिकल फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म भी 2 तरह की होती है आगे फर्दर, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी 2 तरह की होती है। इनकी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। कैनोनिकल फॉर्म में होती है सम ऑफ मिन टर्म्स, एम, सम ऑफ मिन टर्म्स, MINTERMS, सम ऑफ मिन टर्म्स। दूसरा तरीका होता है POS, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, POM, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। ठीक है जी। कैनोनिकल फॉर्म लिखने के 2 तरीके हैं, एक सम ऑफ मिन टर्म्स का और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का। इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में भी 2 तरीके हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स SOM और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स POM। अब ये दोनों तरीके हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे मिन टर्म्स क्या होती हैं, मैक्स टर्म क्या होती हैं, फिर उनसे बनाना सीखेंगे सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कैनोनिकल फॉर्म में, फिर सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली। ये क्लियर है सबको? जी सर। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिन टर्म्स में पढ़ते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में मिन टर्म्स क्या होती हैं। तो मिन टर्म्स में सबसे पहले हमें 3 चीज़ें दी होती हैं मिन टर्म्स के अंदर। सबसे पहले मिन टर्म जो होती है ना, ये टर्म की एक किस्म है। टर्म आपको बताया क्या होती है। टर्म जो है वो बेसिकली वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होती है जिसमें ऑपरेटर की मदद से वेरिएबल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मिन टर्म्स होती हैं उसमें प्रोडक्ट या एंड फंक्शन यूज़ हो रहा होता है, ये उसकी पहली निशानी है, यानी टर्म के अंदर प्रोडक्ट या एंड फंक्शन यूज़ होगा। दूसरा, उसमें सारे वेरिएबल्स होंगे। तीसरा, जब आप किसी भी मिन टर्म को एवेलुएट करेंगे यानी उसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये तीनों बातों को 1 बाय 1 चेक करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक 3 वेरिएबल का टेबल दिया गया है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये हमें ट्रुथ टेबल दिया गया है। इस ट्रुथ टेबल में हम सबसे पहले मिन टर्म्स लिखना सीखेंगे कि मिन टर्म्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात याद रखें, मिन टर्म्स चूँकि मिनिमम से निकला है
तो इसको स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं, छोटे m से ज़ाहिर किया जाता है इसको। इसीलिए आप देख रहे हैं कि m0, m1, m2, m3 और m7 तक लिखा हुआ है, ठीक है। और ये m0 का मतलब है कि ये 0 बन रहा है, ये 1 बन रहा है बाइनरी का, ये 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है और ये 7 है। इसलिए इनको स्मॉल m से लेकर m0 से लेकर m7 तक डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आगे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उसने, ये जो मैक्स मिन टर्म्स लिखी हुई हैं ये कैसे लिखी हैं। तो इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, जहाँ पे भी ज़ीरो आएगा उसके लिए वेरिएबल का कम्प्लीमेंट यूज़ करना है, यानी जो भी वेरिएबल होगा उसका कम्प्लीमेंटेड वैल्यू यूज़ करेंगे ज़ीरो के लिए, और वन के लिए नॉट कम्प्लीमेंटेड यूज़ करेंगे, ठीक है। मिन टर्म की बात हो रही है। मिन टर्म के अंदर हम जब भी वेरिएबल लिखेंगे अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो उसके ऊपर कम्प्लीमेंट डाल देंगे, और अगर उसकी वैल्यू वन है तो वो नॉन कम्प्लीमेंटेड आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा बारी बारी इसको लिखते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जो ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू ज़ीरो है, सी की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब हमने बात की कि ज़ीरो के लिए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ए के ऊपर क्या आ जाएगा, ए बार, बी बार, सी बार, ये हमारे पास m0 आ जाएगी। शाबाश, कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये m0 आ गया। इसी तरह m1 के लिए क्या करेंगे, ए के ऊपर कम्प्लीमेंट, बी के ऊपर कम्प्लीमेंट, सी विदाउट कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास m1 आ जाएगा। इसी तरह m2 बताएं कैसे बनी है। जी बेटा, m2 कैसे बनी है। बेटा आवाज़ नहीं आ रही किसी की, बोले। सर बी के ऊपर Complement, बी को वैसे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और बाकी नहीं नहीं, उल्टा बता रहे हैं बेटा आप। जो ज़ीरो है उसका कम्प्लीमेंट आना है, जो वन है वो विदाउट कम्प्लीमेंट वही सर, है। सॉरी, वन का जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, जीरो का लेंगे। शाबाश। ए का बाकी भी बोले ना बेटा, ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी विदाउट कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास m2 आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं m7 कैसे लिखेंगे, बगैर देखे आपने बताना है। m7 लिखेंगे हम, इसमें तीनों वन होते हैं, 1 1 सर 1। उसमें उसी all without complement उसमें किसी का भी किसी yes sir शाबाश, किसी का भी कम्प्लीमेंट नहीं आएगा या ABC सारे without विदाउट कम्प्लीमेंट आएंगे, वेरी गुड। तो इसमें ABC आ जाएगा, ठीक है। तो आपने मिन टर्म्स लिखना सीख लिया कैसे लिखते हैं जी, सर एबीसी वैसे है कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि वेरी गुड। अब ये जो मिन टर्म हमने लिखी हैं इसमें हम तीनों बातें चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारी प्रोडक्ट आ रही है, यानी इसमें जो ये भी एक टर्म है, ये भी दूसरी टर्म है, तो टर्म के दरमियान जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं या लिटरल यूज़ हो रही हैं उनके दरमियान कौन सा फंक्शन है जी बेटा, कौन सा फंक्शन है। and एंड शाबाश, एंड का फंक्शन है। तो यही हमने कहा था कि वो प्रोडक्ट या एंड फंक्शन होता है टर्म्स के अंदर। तो आप सारी टर्म्स देख लें, उसमें जितने भी वेरिएबल हैं वो आपस में एंड हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी शर्त ये थी कि कंटेन ऑल वेरिएबल्स, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, उसमें कुछ और चीज़ नहीं है। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि इवेलुएट टू वन फॉर अ स्पेसिफिक कम्बिनेशन, यानी किसी भी कम्बिनेशन के लिए हमें वन मिल जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहली वैल्यू ले ली जिसमें ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है और सी भी ज़ीरो है। तो अब इसका वन कैसे निकलेगा, हम ये करेंगे कि इसके अंदर ए जो है, ए हमें ज़ीरो दिया हुआ है तो ज़ीरो का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी सर सबका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। शाबाश, सबका जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो ट्रिपल वन हो जाएगा और सारे वंस आपस में एंड हो रहे हैं। ज़ीरो कोई भी नहीं है तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो वन आ जाएगी, ठीक है। तो ये खूबी होती है मिन टर्म की कि जब भी आप उसको एवेलुएट करते हैं तो उसमें हमेशा आपको वन मिल जाता है। किसी और रैंडम को करके देखते हैं। m3 को ज़रा करें। m3 के केस में ए का कम्प्लीमेंट है तो ए ज़ीरो है, वो ज़ीरो कम्प्लीमेंट होकर वन हो जाएगा, बी वैसे ही है, सी भी वैसे ही है। तो तीनों वन जब आपस में एंड होंगे तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, एट द एंड वन ही मिलेगा। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes sir. शाबाश, आगे चलते हैं बेटा। ये हो गई मिन टर्म्स। अब है मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। तो मैक्स टर्म के लिए हम सब कुछ उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट होता था या एंड फंक्शन होता था, इसमें सम या और फंक्शन आ जाएगा टर्म्स के अंदर। दूसरा, सारे वेरिएबल्स इसके अंदर आएंगे। तीसरी बात, इसमें ज़ीरो मिलेगा जब हम किसी भी एवेलुएट करेंगे किसी कम्बिनेशन को, ठीक है। तो ये तीन बातें हम चेक करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो ये हमें टेबल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो हमें टेबल दिया गया है उसमें अगर हम गौर करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले मैक्स टर्म को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, मिन टर्म को स्मॉल m से,
और मैक्स टर्म को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, और उसके साथ उसका जो सबस्क्रिप्ट आता है M0 M1 M2 M3 वो उसकी वैल्यू के मुताबिक होता है, ठीक है। तो M कैपिटल M से 0 से लेकर कैपिटल M7 तक हमारी सारी मैक्स टर्म्स आ जाएंगी। अब सवाल ये हमने इनको लिखना कैसे है, तो लिखने का वही तरीका है, लेकिन इसमें एक फ़र्क पड़ेगा। एक फ़र्क वो ये होगा कि यहाँ पे जब ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो को हम जो है वो विदाउट कम्प्लीमेंट लिखेंगे, जब वन आएगा उसको विद कम्प्लीमेंट लिखेंगे, यानी इसमें ये चीज़ उलट हो जाएगी, ठीक है। जब ज़ीरो आएगा उसको नॉन कम्प्लीमेंट और वन जो है वो विदाउट कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास A0 है, B0 है, C0 है, तो आपके पास A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसके अंदर आप जो यूज़ करेंगे, जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपस में और होंगे, एंड नहीं होंगे, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी ये आपकी एक टर्म बन जाएगी, ये कैपिटल M0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप 0 0 1 करेंगे तो जो ज़ीरो वाले हैं वो विदाउट कम्प्लीमेंट, यानी A प्लस बी और C चूँकि 1 है तो उसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और तीनों आपस में और हो के ये आपकी M1 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह M5 कैसे लिखेंगे ज़रा बताएं। सर M5 में हम सिर्फ जो B है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बाकियों का नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों, उसमें क्यों नहीं लिया B का? नो सर, जी बेटा। सर क्योंकि हमें ऑल ज़ीरो चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ज़ीरो होता है ना, इसमें जो B का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो ज़ीरो के लिए हमने ये कहा था कि हम नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू यूज़ करते हैं। जी बेटा। जी बच्चे को क्वेश्चन है? चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें बारी बारी तीनों बातें चेक करते हैं। सबसे पहले हर टर्म के अंदर जो है वो सम या और का फंक्शन मौजूद है, ये बात ट्रू हो गई। दूसरा, सारे वेरिएबल्स हैं, सारी वेरिएबल्स हैं। अब तीसरी वो बात कि हम वैल्यूएट जब इसको करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा किसी भी स्पेसिफिक कम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ये 7 वाली M7 लेते हैं, तो M7 में तीनों हमारे पास 1 होते हैं, ठीक है। जब हम इसको वैल्यूएट करेंगे, चूँकि तीनों और हो रहे हैं, तो 1 का जो कम्प्लीमेंट है वो 0 हो जाएगा, इस 1 का भी 0 हो जाएगा, इस 1 का भी, तीनों को आपस में जब हम और करेंगे तो हमें फाइनली 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम ये जो कंडीशन है ये किसी भी मैक्स टर्म के लिए चेक कर सकते हैं रैंडमली, चाहे M3 के लिए, M4 के लिए, M5 के लिए, हमारे हमेशा ही 0 मिलेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। जी बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस सर। अभी हमने कैनोनिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म सीख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि मिन टर्म से सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कैसे लिखा जाता है, जो दो उसकी फॉर्म्स हैं। यानी अभी तो हमने जस्ट फॉर्म का जो टर्म थी ना, वो मतलब मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ मिन टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सप्रेशन को, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, और यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल का बुलियन फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक लेट कर लेंगे ट्रुथ टेबल। फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास ट्रुथ टेबल गिवन है, जिसमें ये इनपुट वाली साइड है, ये आउटपुट वाली साइड है, और उसमें हमें आउटपुट के कम्बिनेशन दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पे 1 हो रहा है। अब इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें हाईलाइट कर लेंगे वो वाली वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन आपका 1 हो रहा है, यानी फंक्शन की हाई वैल्यू के लिए जो मिन टर्म आ रही है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने इसको भी सर्कल कर लिया, इसी तरह इसको भी सर्कल कर लिया, और इसको भी, जहाँ जहाँ पे फंक्शन आपका 1 है उसको हमने हाईलाइट या सिलेक्ट कर लिया। अब हम सबसे पहले मिन टर्म के लिए करते हैं, और याद रखें कि डीएलडी के अंदर जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मिन टर्म्स ही यूज़ होती हैं, मैक्स टर्म बहुत कम यूज़ होती हैं। हम ज़्यादा जितना भी काम करेंगे आगे मिन टर्म के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए मिन टर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले ये मुझे बताएं, ये कौन सी वाली मिन टर्म है, इसको क्या लिखेंगे 0 0 1 को? f इज इक्वल टू, सर A का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, B का भी लेंगे, और C का नहीं लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। A का कम्प्लीमेंट, B का कम्प्लीमेंट और C वैसे ही, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी 1 0 0 वाली? ये सर वैसे बी और सी का सर इसमें कॉम्प्लीमेंट। A का नहीं लेंगे, बाकी B और C दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। शाबाश, वेरी गुड। इसमें A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली कोई और बताए, बॉयज़ में से बताएं कोई। 1 0 1, ए और सी का सर नहीं जस्ट लेंगे, B बी का का लेंगे। लेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, A B का कम्प्लीमेंट और C आ जाएगा, और आखिरी टर्म में हम क्या करेंगे, जी बेटा आखिरी टर्म में हमारे पास A B C आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई टर्म्स। अब ये आपस में क्या होंगी, ये सम होंगी आपस में, ठीक है, ये आपस में क्या होंगी, सम हो जाएंगी। क्योंकि ये मिन टर्म्स हैं तो मिन टर्म्स हमेशा सम होती हैं, जबकि मैक्स टर्म आपस में प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये आपस में सम जमा लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक बुलियन फंक्शन का एक्सप्रेशन बन गया, या बुलियन फंक्शन कह लें, या बुलियन एक्सप्रेशन कह लें, या बुलियन इक्वेशन कह लें। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कौन सी फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म की, जो सम ऑफ मिन टर्म्स वाली है, SOM, सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है, यानी मिन टर्म्स का सम हो रहा है इसके अंदर। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि ट्रुथ टेबल से किस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जी बेटा, समझ आ गई? चलते हैं अब आगे। तो ये जहाँ जहाँ पे 1 है, ये उसके लिए उसने वो एरो लगा दिया है कि जी ये इसके लिए 1, ये इसके लिए 1, ये इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम ये करेंगे कि सम ऑफ मिन टर्म्स जो हमने लिखी हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स का एक दूसरा नाम भी होता है SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं इसको। सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मिन टर्म्स होती हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रही होती हैं और उनको आपस में सम कर दिया जाता है, तो इसको सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट यानी SOP भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, ये भी प्रोडक्ट हो रही हैं, ये भी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, लेकिन ये आपस में सारी सम हो रही हैं, तो हम इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मिन टर्म्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हम ये करेंगे कि इसको लिखने के 3 तरीके हैं, यानी किसी भी सम ऑफ मिन टर्म को लिखने का एक तरीका तो हमने ये पढ़ लिया ना, ABC की फॉर्म में लिखना। दूसरा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको M1, M2, M4, M5, 7 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिन टर्म्स है तो स्मॉल m यूज़ करेंगे। यानी ये जो हमारा A बार, B बार और C है, ये कौन से वाला है, A बार, B बार, C, ये कौन सी वाली टर्म है, देखें 0 0 1, M1 शाबाश, 0 0 1, M1 वेरी गुड। तो हम इसको M1 कहेंगे, स्मॉल m1, और A B बार C बार, यानी 1 0 0 1 0 0 वाली ये फोर्थ बनती है, ये फोर्थ बनती है, तो इसको M4 कह देंगे, ठीक है। इसी तरह A B बार C को हम 1 0 1 कहेंगे, तो 1 0 1 वाली ये फिफ्थ बनती है, तो इसको हम स्मॉल M5 कह देंगे। इसी तरह 7 पे सारी ABC हैं, तो ये M7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया सम ऑफ मिन टर्म्स को लिखने का। एक तरीका ये पता चल गया, दूसरा ये है। अब तीसरा तरीका एक और भी है, उसमें हम ये लिखते हैं, चूँकि ये सम ऑफ मिन टर्म्स है तो ये समीशन का निशान आ जाता है, ठीक है, ये सम का निशान होता है। समीशन कौन कौन सा, 1 4 5 6, यानी 1 4 5 और 7 को मिन टर्म्स जो है इनको सम करेंगे तो F आ जाएगा। तो ये 3 तरीक़ों से आप सम ऑफ मिन टर्म्स को या सम ऑफ प्रोडक्ट्स को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को हम POS भी बोलते हैं, उसको SOP बोलते हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स बोलते हैं, क्योंकि मैक्स टर्म्स आपस में सम हो रही होती हैं और उनका प्रोडक्ट ले लिया जाता है आपस में, ठीक है। तो इसके अब 2 तरीके हैं, एक तो इसका डायरेक्ट तरीका लिखने का, एक इनडायरेक्ट तरीका है। तो पहले तो इसका इनडायरेक्ट तरीका देखते हैं कि हम मिन टर्म से मैक्स टर्म कैसे बना सकते हैं। तो हम अगर फ़र्ज़ करें हमें इतना टेबल दिया गया हो, सिर्फ इतना ही, ठीक है, इतना ही टेबल दिया गया हो, तो हम उसके लिए भी बना सकते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ मैक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। और अगर इतना टेबल दिया गया हो, पूरा टेबल दिया गया हो, तो तब भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें इतना ही टेबल दिया गया हो, यानी F तक, तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए हमने F के लिए वो मिन टर्म्स लिखी थी जहाँ पे F1 था, लेकिन अब चूँकि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स लिखनी है तो उसका उलट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ पे फंक्शन 0 होगा उसकी वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे, उसकी मिन टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। तो उसकी मिन टर्म्स ज़रा लिखवाएं मुझे, जहाँ जहाँ पे फंक्शन आपका 0 है, तो वो बेसिकली आपका फंक्शन जो है वो F कम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, यानी अब हम F कम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ पे आपका फंक्शन 0 है उसके लिए मिन टर्म्स लिख ली हमने। तो कैसे आएंगी, पहली जो है वो चूँकि तीनों 0 हैं तो A का कम्प्लीमेंट, B का कम्प्लीमेंट, C का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, M0 शाबाश। और दूसरे में क्या आ जाएगा, 0 0 1, सॉरी 0 1 0, 0 1 0 का मतलब है A का कम्प्लीमेंट, B C का कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इस वाली वैल्यू के लिए क्या M2 करेंगे, नहीं M2 की फॉर्म में नहीं, हम इसको ABC की फॉर्म में भी लिख रहे हैं ना, तो हम इसको उसी फॉर्म में बोलेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट और BC,
फिर उसके बाद आखिरी वाली लिखेंगे ए बी और सी का कंप्लीमेंट। तो ये हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स लिखनी है हमने, लेकिन अभी हमने मिन टर्म्स लिखी हैं और कम्प्लीमेंटेड फंक्शन के लिए लिखी हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस सारे के ऊपर डी मार्गन लॉ अप्लाई कर देंगे या इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे पूरे फंक्शन का। जब हम पूरे फंक्शन का कंप्लीमेंट लेंगे तो बताएं ज़रा क्या आंसर आएगा। कंप्लीमेंट सारा अप्लाई होगा। सर एंड और हो जाएंगे और डबल कॉम्प्लीमेंट। शाबाश, डबल वाले ख़त्म हो जाएंगे और जो जिनके ऊपर नहीं था वो कम्प्लीमेंटेड हो जाएंगे। जो तो ये आपके पास हो जाएगा एफ डबल कम्प्लीमेंट जो है वो सिंपल एफ रह जाएगा क्योंकि डबल कम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद ए का जो डबल कम्प्लीमेंट हो जाएगा वो ए सिंपल रह जाएगा। उसके बाद बी के ऊपर भी डबल कम्प्लीमेंट था, बी सिंपल रह जाएगा। सी के ऊपर भी डबल था, सी सिंपल रह जाएगा। अब मुझे बताएं ए बी सी के दरमियान में क्या आएगा, और आएगा कि एंड आएगा? एंड आएगा, एंड फंक्शन। बेटा पहले भी एंड था, पहले भी एंड था, तो वो तो रिवर्ट होगा ना उसकी वजह और से। सर के अंदर तो ये और आ जाएगा, वेरी गुड, ये और आ जाएगा। तो ये आपकी पहली टर्म बन जाएगी, पहली मैक्स टर्म बन गई, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस वाला साइन है ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ब्रैकेट में दूसरी टर्म ज़रा लिखवाएं, अब क्या आएगी मुझे। ए का डबल कम्प्लीमेंट हो गया, सिंपल ए रह जाएगा। बी जो है वो कम्प्लीमेंटेड आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं और कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस सी, सी वैसे ही। सी का भी कम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, और ठीक है। इसी तरह आप बाकी भी लिख लेंगे, सही है। तो मैं इसको ज़रा क्विक करता हूँ तेज़ से थोड़ा सा। तो इस तरह से आप इनके कम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया गया ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया जी, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। अब देखें इसको लिखने के दो तरीके हैं। ये तो था इनडायरेक्ट तरीका, यानी हमने सम ऑफ मिन टर्म्स की मदद से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स निकाला है कंप्लीमेंट लेके। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम जो ट्रुथ टेबल है उसी के अंदर कंप्लीमेंट का एक खाना बना लें, ये वाला एफ कंप्लीमेंट का एक टेबल बनाएं और जहाँ जहाँ पे वो जीरो था उसको 1 कर दें, यानी उलट कर दें वैल्यूज़। उसके बाद जहाँ पे कंप्लीमेंटेड फंक्शन हाई है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखें, मैक्स टर्म्स लिखते जाएं। इसकी भी मैक्स टर्म लिखते हैं, इसकी भी मैक्स टर्म डायरेक्टली लिखते हैं, इसकी भी डायरेक्टली मैक्स टर्म लिखते हैं और इसकी भी। तो डायरेक्टली जब हम लिखेंगे तो फिर हमारे पास डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लिखने के, ठीक है। तो सम ऑफ मिन टर्म्स भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स दोनों तरीकों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? सर ये रिपीट कर दें एक बार। यस सर। क्या चीज़ बेटा रिपीट करनी है? डायरेक्टरी कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली आपको बताया ऐसे लिखेंगे कि सर आप ये डायरेक्टली वाला तरीका आपका जो एफ़ है ना, एफ़ के लिए तो आपने लिखी हुई है वैल्यूज़ पहले, यहाँ तक टेबल तो पहले ही बना हुआ था। अब आप एक कॉलम खुद से बना लेंगे, एफ़ कंप्लीमेंट वाला कॉलम बनाएंगे और जो वंस होंगे वो जीरोज़ हो जाएंगे, जो जीरोज़ होंगे वो 1 हो जाएंगे, यानी सारी कंप्लीमेंटेड हो जाएंगी वैल्यू एफ़ की, ठीक है। जब ये सारी कंप्लीमेंट हो जाएंगी फिर आप क्या करेंगे, अब डायरेक्टली मैक्स टर्म लिखेंगे, यानी इस 1 के लिए मैक्स टर्म कौन सी आएगी, ए बी सी। अब आपको याद है कि जो मैक्स टर्म होती हैं उसमें जब ज़ीरो होता है तो वो नॉन कम्प्लीमेंटेड होता है। तो आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, इसका जो मैक्स टर्म आएगी वो आएगी ए प्लस, दरमियान में प्लस आता होता है मैक्स टर्म में, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपकी पहली टर्म हो जाएगी और देख लें ये वही है जो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। इसी तरह फिर जहाँ पे ये वाला 1 होगा दूसरा, उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए कौन सी वाली है, ये वाली। तो उसमें 1 के ऊपर नॉट आ जाए, 1 के ऊपर जो है वो नॉट आ जाएगा या कम्प्लीमेंट आ जाएगा और बाकी जो है नॉन कम्प्लीमेंटेड होंगे। तो ये इसके लिए बनेगा ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। ये वाली बन जाएगी आपकी। इसी तरह बाकी भी समझ आ गई बेटा? यस सर। अब इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन का जो वे है वो है कैपिटल एम की फॉर्म में। तो ये कैपिटल M0 बन जाएगा, ये M2 बन जाएगा, ये M3 बन जाएगा, ये M6 बन जाएगा। और जो थर्ड इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये होगी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। एफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए ये निशान यूज़ होता है, ये पाई वाला, ये पाई का निशान यूज़ होता है, ये देखें पाई, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0, 2, 3, 6, ठीक है जी। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी थर्ड वाली। जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर क्लियर। ओके आगे चलते हैं।
ये हमारी होगी कैनोनिकल फॉर्म ख़त्म। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने में भी दो तरीके होते हैं, एक सम ऑफ मिन टर्म, एक प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स को देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया था जो कि कौन सी फॉर्म में लिखा है, कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का तरीका क्या होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन ले लेके। तो सबसे पहले हम इन दो में से कॉमन लेंगे। इन दो में से बताएं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। शाबाश, ए बी कम्प्लीमेंट। ए बी कम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलता है, क्या इसके प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होता है ये, सर 1। 1 के इक्वल वन हो सर, जाता है। 1 के इक्वल। 1 के इक्वल। वेरी वन गुड। होता है। तो ये बेटा आपको ए बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया इन दो टर्म से कॉमन लेने से, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, इन दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए सी। शाबाश, ए सी कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच गया, बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी 1 हो गया और हमारे पास बच गया ए सी। ये दूसरी हमारे पास टर्म आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहले और तीसरे में से। बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। शाबाश, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया और अंदर क्या बच गया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। वो 1 हो जाएगा और बी कम्प्लीमेंट सी आपके पास तीसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने इस टर्म को भी इसके साथ कर लिया, इस टर्म को भी इसके साथ कर लिया कॉम्प्लीमेंट, और इस टर्म को भी इसके साथ कर लिया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि हमने एक ही टर्म में से बार बार कॉमन क्यों लिया है, जबकि अलजबरा में हम ऐसा नहीं करते। याद है आपको? तो उसका कोई आंसर कर सकता है? जो आंसर करेगा उसको 5 नंबर सेशनल दूंगा मैं। जी बेटा, कौन लेना चाहता है 5 नंबर सेशनल के? क्योंकि सर इनमें कोई भी एक चीज नहीं है जो सब में कॉमन हो। नहीं, ये तो लॉजिक नहीं है। हम ये सर कॉमन क्योंकि देखें, एक ही टर्म में से वेरिएबल्स जो है अलजेब्रा में वो सेम होते हैं, मतलब लेकिन लिटरल जो है वो हर टर्म में अलग-अलग होते हैं। क्या मतलब? नहीं, आप रेलिवेंट बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने ये जो टर्म है ना, ये वाली थर्ड वाली टर्म, इसमें से बार बार कॉमन लिया है। तो इतनी दफ़ा कॉमन कैसे ले लिया हमने? हालांकि अलजबरा में तो हम एक टर्म में से एक बार कॉमन लेते हैं, लेकिन बुलियन अलजबरा में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? चले मैं आपको बताता हूँ, टाइम ख़त्म हो गया है। इसकी बेटा रीज़न ये होती है कि आपके अलजबरा के सुन लें, क्योंकि बुलियन अलजबरा के अंदर अगर हम x लिखा हो तो उसको x प्लस एक्स लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे उसको 10 दफ़ा x प्लस एक्स लिख दें, वो रहेगा क्या? वो रहेगा x ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए इस टर्म को अगर हम 3 दफ़ा भी लिख देंगे तो बेसिकली यही टर्म रहेगी, क्योंकि वो आपस में एंड होके वही आना है। इसी तरह अगर और के केस में देखें, x और x यानी x को एंड करते जाएं बार बार, तो वो भी रहेगा तो x ही, ठीक है। तो बार बार मल्टीपल टाइम लिखने से अलजबरिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो ना अलीम साहब की लैब का लिंक आ गया है। हाँ, बस थोड़ा सा ख़त्म होने लगा हमारा अभी, ठीक है। ये बेटा समझ आ गई आप लोगों को? तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, ये सिंप्लीफाई करने के बाद, सुन लें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा जो है ना बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, सिंप्लीफाइड, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो ये SOP की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ लिटरल्स हैं। इसके अंदर ज़्यादा लिटरल्स थे, इसमें मिनिमम लिटरल हैं, ठीक है। सेकंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो सेकंड टाइप है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, POS। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर भी हम बार बार कॉमन लेंगे। कॉमन लेकर जब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसको हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है, कटिंग करने के बाद। अब ये जो आंसर आ जाएगा फाइनल, इसका हम क्या करेंगे? कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो जब कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। चलें, ठीक है बेटा, अभी आपने जाना नहीं, आपकी अटेंडेंस होनी है। अब नेक्स्ट वीक में आपका जो है ना वो क्विज़ होगा,
फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, जितना हमने पढ़ लिया है क्विज़ के लिए इतना काफ़ी है। तो आपका क्विज़ होगा फर्स्ट लेक्चर में ही, तो उसके लिए प्रिपेयर होके आइएगा। एग्जाम्पल इससे रेलिवेंट एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने सारी करनी है, ठीक है।